बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। मौजूदा सियासी सूरत हाल, सैलाब के बाद आने वाली जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं, वो आईएमएफ के पैकेज के बाद क्या सूरत हाल होगी, माशी जो मैदान है उसमें हमें कितनी बेहतरी होगी, कितने चैलेंजेस होंगे। सियासी महाज जो गर्म है वो सैलाब की वजह से कुछ एक्टिविटीज़ मांद पड़ती हैं, लेकिन सियासी पॉइंट स्कोरिंग है वो जारी है। इमरान खान साहब के जो अदालतों के चक्कर लग रहे हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा, तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में एनालिसिस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब शहजाद चौधरी साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहसिन बेग साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और जहाँ से कहते हैं कि जी रिजिम चेंज हो गया और उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, उस नगर से रज़ा रूमी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, पहले तो अगर हम आईएमएफ वाले मामले से इब्तिदा कर लें कि जी आईएमएफ की जो डील हो गई उसके बाद पैसे अब हो गए, आज कुछ डॉलर रेट पे भी हम देख रहे हैं इम्पैक्ट पड़ा है, स्टॉक में भी बेहतरी हुई है। एक तो जो शौकत तरीन साहब का इस मामले में किरदार है उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। उसने उनकी ज़ाती हैसियत को कितना नुकसान पहुँचाया है, ओवरऑल पीटीआई की क्रेडिबिलिटी को कितना नुकसान पहुंचाया है, या नहीं कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ एक सियासी मामला था, थोड़ा सा बबल हुआ और अब ख़त्म हो जाएगा। बात यह है कि पहले तो मैं कह दूं कि ये जो साल है मेरी नज़र के अंदर, ये जो अभी से लेके आगे तक का, या उससे चंद माह 4 माह पहले जब ये सो कॉल्ड रिजीम चेंज हुई या हुकूमत बदली, तो ये वाला जो साल है इसको मैं समझता हूँ कि ये इमरजेंसीज का साल है। ये हर कुछ सब कुछ इमरजेंसी के मामले के अंदर हो रहा है। यानी हुकूमत बदल के जो पहला मामला आया, अब हुकूमत क्यों बदली, कैसे बदली, वो दूसरी बात है। वो एक इवेंट था हमारी सियासी मंजरनामे में, वो हो गया अपनी जगह पे, जिस तरह से भी हुआ हो चुका। अब होने के बाद अगले मरहले जो है वो तमाम के तमाम इमरजेंसीज की शक्ल में देखे जाएंगे। मिसाल के तौर पे पहला मसला था मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का। वो मुल्क से आपको आईएमएफ से जब कोई चीज़ मिलती है तो अब मुल्क से हम क्या हुआ कि मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। कितने कब तक बचा? 1 साल के लिए बच गया। अगले साल के लिए दुनिया को पैसे अदा करने के लिए, कर्ज अदा करने के लिए जो रकम चाहिए थी वो आपको दुनिया भर से या आईएमएफ की वजह से बाकी लोगों से मिल गई, और अब आप वो इंशाल्लाह वापस कर पाएंगे। गो के मुआशी चैलेंजेस अपने तौर पे आज भी मौजूद हैं। इकॉनमी की हालत मखदूश है, इकॉनमी उस तरीके से नहीं फल फूल पाएगी। सैलाबों ने और काम खराब कर दिया, कॉटन की क्रॉप खत्म हो गई, तेल की कीमतें चढ़े जा रही हैं। ये मसाइल किसी भी हुकूमत के लिए, इस हुकूमत के लिए नहीं, किसी भी हुकूमत के लिए ऐसे ही रहेंगे। हैविंग सेड दैट, अब आपका जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि अच्छा इस सारे मंजरनामे में और ऑब्वियसली सैलाब आ गए और सैलाब के बाद उसकी रिहेबिलिटेशन, तो आप समझिए कि ये जो साल अगला है ये इमरजेंसी से डील करते ही गुजर जाएगा। और सियासत से हमें काम यही हुआ करते हैं, इकोनॉमीज को संभालना, मुआशरों को संभालना, और फिर ये जो चैलेंजेस आ जाते हैं तो उनको कैसे लेके चलना है। कभी जो ये नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं तो उनको कैसे मैनेज करना है, सैलाब वाली। शौकत तरीन का जहां तक ताल्लुक है, आपको क्या साबित हुआ? ये साबित हुआ कि तमाम सियासी पार्टियां असास में, हकीकत में, सही रूह में सब एक ही हैं। जो 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 पॉलिटिकल माइंड है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, वो यही सोचता है कि मैंने पावर को अपने हाथ में कैसे करना है। तो अगर आपको कोई शक था किसी भी कहीं पे भी, बहुत सारे लोगों को होगा कि ये क्या पीटीआई बिल्कुल सियासी दूधों धुली हुई है, वो आपको शौकत तारीन जैसे प्रोफेशनल आदमी से इस तरह के अल्फाज सुन के ये एहसास हुआ कि ये तो जो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं वो भी सियासत के अंदर जब जाते हैं तो ऐसे ही सोचना शुरू कर देते हैं। सियासत क्या एक ऐसा, बदकिस्मती से कोई ऐसा मैं लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, एक ऐसी जगह है कि जहां पर जो जाता है वो वहां परागंदा हो जाता है, वो उससे अफेक्ट हो जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। सियासत को तो सैलाबों को देखना है, डिफॉल्ट से बचना है और हुकूमत का निज़ाम आगे लेके चलना है। तो सियासत की जो समझ है उसकी समझ में एक बहुत क्लियर तफरीक नजर आ रही है। हमारे तमाम सियासतदान मुख्तलिफ अंदाज से चीज़ों को देखते हैं, और मैं कहता हूँ सबके सब शामिल करता हूँ, पीटीआई उसमें शामिल है, कि जो सियासत की असल रूह है, सियासत वो लोग इस तरह नहीं करते, बल्कि अपने ज़ाती मकासद, अपने ग्रोही मकासद, ताकत के हसूल के लिए सियासत करते हैं। बेग साहब, ये जो जिक्र किया चैलेंजेस का और इमरजेंसी का शहजाद चौधरी साहब ने, हुकूमत आई, पहले माशी बहरान थे, ऊपर से अब ये सैलाब
जैसी आफत आ गई है, फिर जो सियासी दबाव है वो भी है उसके ऊपर, फिर महंगाई है पूरी दुनिया में हुई है, यहाँ पे भी बहुत हो गई है। तो ये सारा वक्त जब वो इसी से निमटने में गुजारते रहेंगे तो उनकी अपनी जो पॉलिटिकल जो क्रेडिबिलिटी है या जो पॉपुलैरिटी है वो कितना असरअंदाज होगी। बहुत शुक्रिया। बेसिकली हाफिज साहब, किसी ने तो इस मुल्क को संभाला देना है, इस मईशत को, इन हालात को किसी ने तो फेस करना है। ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं, तो नेचुरली उन्होंने जो भी इकदाम उठाया वो आवाम के लिए सूटेबल या आवाम के लिए इतना आसान नहीं था उसको हज़म करना, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल फिनोमेना भी है, वो पीछे से चला आ रहा था। अब कुछ ज़्यादा हुआ कि बिकॉज आपकी मईशत जिस स्टेज पे आ गई हुई थी उसको संभाला देना थोड़ा मुश्किल काम था, उसमें पॉलिटिकल डैमेज बंदा होता है। लेकिन जो समझदार लोग हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो शऊर रखने वाले सियासतदान हैं, उनको पता है कि ये पॉलिटिकल कॉस्ट उनको पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई दूसरी साइड पे ये समझे कि हमने इस मुल्क को इस नैज पे लेके जाना है जहां पे सिर्फ वो लोग सरवाइव कर सकें या अपनी पॉलिटिकल विल पूरी कर सकें, तो मैंने ख्याल में वो मुल्क दुश्मनी है। और जहां तक आपने पीछे उनसे सवाल किया शौकत तरीन साहब का, तो मैं नेचुरली समझता हूं कि जो गुफ्तगू वो कर रहे थे उनको उसके कॉन्सिक्वेंस पता थे कि अगर वो उस कॉन्सिक्वेंस को वो जज कर रहे थे और उसके बावजूद वो जोर दे रहे थे, तो मैं समझता हूं कि वो डेलिबरेटली चाहते थे कि ये डील जो है वो ना हो, और उसके कॉन्सिक्वेंस में पाकिस्तान और रियासत जो चीजें फेस करेगी उसका उनको अंदाजा था। लिहाजा इस चीज की माफी नहीं होनी चाहिए। ये शुरू दिन से खान साहब इस चीज से चले आ रहे हैं और रियासत के खिलाफ, रियासती अदारों के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, फौज के खिलाफ, इन सबको वो मलाइन करते हैं, धमकी देते हैं, डराते हैं। कुछ डर जाते हैं, कुछ नहीं डरते। मैं ये समझता हूं कि ये जो अभी इन्होंने रिसेंटली भी कोर्ट्स में भी किया और कोर्ट्स के जो जुडिशल ऑफिसर्स के ऊपर किया, इसको वंस फॉर ऑल इस चीज को सेटल होना चाहिए कि लॉ परवेल करेगा, रियासत से ऊपर कोई नहीं है, ये रियासत है तो सब है। लेकिन बेग साहब, खान साहब की स्ट्रेटेजी, किसी पॉलिटिकल आदमी को, खान साहब की स्ट्रेटेजी तो कामयाब हो जाती है ना, बहुत सारी चीज़ों में उनकी स्ट्रेटेजी से उनको रिजल्ट मिल जाते हैं, तो वो फिर एक कदम आगे बढ़े, कोई भी होगा वो यही करेगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी। कुछ अदारों में कुछ बैठे हुए लोग जो हैं उनका माजी भी इतना दागदार है कि वो ब्लैकमेल हो जाते हैं। अदरवाइज मैं ये समझता हूं कि रियासती अदारों को ऐसे किसी शोबदाबाज से दबने की जरूरत नहीं है। रियासती अदारों का अपना एक वजूद है, वो किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते, किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो डरते नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कि उनके माजी में इतना बैगेज है कि वो ऐसे लोगों के साथ, या उनकी आप कह लें कुछ हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो इस किस्म का है कि फैमिलीज जो है वो लिंक करती हैं, कुछ तल्लकात होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कानून जो है वो उसको अपनी सिमत लेनी चाहिए। रियासत के खिलाफ जो शख्स जाए, गवर्नमेंट के साथ आप कर सकते हैं, आप लोगों के साथ कर सकते हैं, रियासत को जो शख्स नुकसान पहुंचाए उसको वंस फॉर ऑल ऐसा सबक सिखाना चाहिए, वो कोई भी हो, ताकि आइंदा कोई ये बात सोचे ना। मलिक साहब, ये ज़रा बताइएगा, आप तो चूँकि डीजी खान और दौरे किए हैं, वहाँ पे प्रोग्राम्स भी आपने वहाँ से किए हैं, सारी सूरत हाल देखी है। एक तो नुकसान थोड़ा सा ज़रा हमारे नाजरीन के लिए, और फिर अब जो गवर्नमेंट की एफ़र्ट्स हैं, ये इकॉनमी की जो चीज़ें हैं, जो एड्स आ रही हैं, उसके तनाजुर में ज़रा गुफ्तगू फरमाइएगा। देखिए हाफिज साहब, इस जो सूरत हाल है, अगर आप देखें खासतौर पर जनूबी पंजाब के अंदर, तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप सिंध के अंदर इस सूरत हाल को फेस कर रहे हैं। ठीक। फिर पंजाब के अंदर अगर जनूबी पंजाब को देखा जाए तो ये वो इलाका है जो गरीब इलाका है, जहाँ आप बखूबी वाकिफ हैं कि जहाँ जो फसलें काश्त होती हैं, ज़मीन इतनी ताकतवर नहीं होती जनूबी पंजाब के एरियाज के अंदर। लोग अपनी दालें काश्त करते हैं। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो जहाँ पे नहरी पानी मुयसर है और वहाँ पे जो है वो कपास काश्त की जाती है, गन्ना काश्त किया जाता है। लेकिन बेशतर फिर जो छोटे ज़मींदार हैं वो बहुत छोटे ज़मींदार हैं, उनकी जो सालाना आमदन है वो भी ना होने के बराबर होती है। अब इस सूरत हाल में जब सैलाब के नतीजे में उसकी फसल बह जाए, उसका घर बार का सामान बह जाए, फिर उसका घर जो है वो गिर जाए, तो उसके लिए उसकी बहाली को इतना आसान काम नहीं है। ये बाज़ाहिर हम सारे लोग ये समझ रहे हैं
कि सैलाब आया, ठीक है, अब बड़ी तादाद में खुराक भी पहुंचाई जा रही है। जो खासतौर पे तंजीमें हैं, फलाई तंजीमें, वो बड़ी तादाद के अंदर मैदान के अंदर हैं, लोगों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है, खुराक पहुंचाई जा रही है, ताज़ा खाना पका कर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जब इनकी बहाली का मरला होगा, अगर आप तसव्वुर कीजिए, अब उनके पास साल के लिए अपने खाने का कुछ नहीं होगा, उनके पास अपना रोजगार नहीं है। यानी मैंने अपनी आंखों से लोगों के ट्रैक्टर डूबे हुए देखे हैं, मोटरसाइकिलें डूबी देखी हैं, पानी में डूबी हैं, वहां से उठा नहीं पा सकते। अब अगर ये सारी चीज, उनकी सारी मशीनरी तबाह बर्बाद हो जाएगी, तो उनकी बहाली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं समझता हूं। और हम भी वक्ती तौर पे लेकिन मलिक साहब करते हैं ना, रिहेबिलिटेशन का काम वक्ती तौर पे करते हैं, महीने 2 महीने, फिर उनको बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, आखिर तोड़ तो पहुंचाते नहीं हम। आप आपको याद होगा 2010 के सैलाब के अंदर इस मुजफ्फरगढ़, महमूद कोट और इन तमाम एरियाज के अंदर उस वक्त भी हम गए, हमने जाके देखा लोग फंसे हुए थे, फिर जब उनको निकाला गया, फिर उनकी आबादकारी शुरू हुई, उस वक्त भी ऐलानात बहुत हुए थे, आपको याद होगा कि हम घर बना कर देंगे, हम इन तमाम लोगों को मकानात बना कर देंगे। मुझे आज भी याद है कि जो अनाउंसमेंट हुई थी महमूद कोट के अंदर कि हम इनको घर बना कर देंगे, तो वो मैक्सिमम 300 घर बने हुए मैंने कम से कम देखे थे, साल बाद जाके 2 साल बाद। ठीक बात। तो यानी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग बेघर हों, और आप 300-400 मकानात बना के, 1000 मकानात बना के आप समझे कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, ये नामुमकिन काम होता है। फिर 25-25 हजार रुपए जो दिए जा रहे हैं, आप सब्र करें, क्या बनेगा उन 25,000 रुपए से? मैंने कहा एक बंदे का मोटरसाइकिल लाख रुपए से ऊपर है, वो पानी में गिरा हुआ है, वो बेचारा रो रहा है, लेकिन वहां से उठा नहीं पाता। ये मेरे ख्याल में एक बड़ा मुश्किल मसला है, और सियासत से इसको हटकर होना चाहिए था। अभी बेग साहब भी बात कर रहे थे, मसला ये है कि हम हर काम में सियासत घुसेड़ लाते हैं। यानी आप पूरी कौम यकसू होकर, आप देखें पंजाब हुकूमत की अगर हम बात करें, इसलिए कि वो मरीम नवाज वहां पे गई है, पंजाब हुकूमत वहां जाने को तैयार नहीं है, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो आए जी, वो तनकीद की जा रही है, वो केपी के चले गए, उधर चले गए, पंजाब में आके क्यों नहीं बैठ रहे। हम हर बात पे सियासत कर रहे हैं। यदि वज़ीर पंजाब जाकर बैठ जाएं, देखें, और जो महकमों की कारकर्दगी, आप यकीन करें आपके प्रोग्राम में पूरा प्रोग्राम उसके ऊपर हो सकता है, बयान नहीं की जा सकती। ये 11 22 के लोग अगर आपसे चावल मांग के खा रहे हो, अगर सड़क पर सो रहे हो, जो किश्तियों से लोगों को निकालते हैं, सामान निकालते हैं, यदि अपने सरकारी मुलाजमीन का पुरसान हाल कोई ना हो, हाँ, तो फिर आम आदमी का क्या होगा? रज़ा रूमी साहब, ये चूँकि आप उस सरकार के देश में हैं जहाँ पे कहते हैं जी कि ये सब फैसले वो करते हैं, हमारे यहाँ रिजिम चेंज से लेके हर चीज़ें उसी तरफ खाता खुलता है, ये IMF की डील होना, ये दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नल्स का आना, क्या पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी के दरमियान जो थोड़ी सी आप समझें कि लगता था कि पाकिस्तान आइसोलेशन में है, वो कोई बर्फ़ पिघल रही है, कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, या नहीं ये क्राइसिस का एक टाइम है, ह्यूमैनिटेरियन बुनियाद पे मदद होनी थी, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? जी देखिए, जारी बात है कि इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन जो है आफत है, तो उस पे तो आपने देखा है कि अब दुनिया, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, अमरीकी हुकूमत हो, यूरोपियन यूनियन हो, सारे आगे बढ़कर जो वो इमदाद के लिए ऑफर्स भी कर रहे हैं, उन्होंने ऐलानात भी किए हैं। तो शायद बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई बर्फ इतनी ज्यादा पिघली है। अलबत्ता ये कि जो पहले मामलात थे, बिल्कुल ही जिससे कहते हैं कि पाकिस्तान का एक डिस्कनेक्ट हो रहा था दुनिया के साथ, वो तो हालात नहीं रहे, वो बदले हैं, और उसमें मौजूदा हुकूमत और हमारे आर्मी चीफ और इन सब का बड़ा रोल है कि वो उन्होंने बड़ी, जैसे कहते हैं, मुस्तैदी से ये डिप्लोमेसी की। अगर आप देखें, गल्फ रियासतों के साथ ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी हद तक बहाल हो गए हैं, और गल्फ रियासतें जो हैं, ज़्यादातर जो हमारी एलाइज भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, और हमेशा हमारी मुसीबत के वक्त काम आते रहे हैं, वो अमरीकी कैंप का हिस्सा हैं। तो इस वजह से वो पहले वाली सूरत हाल तो कतई नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये इजाफा ज़रूर करना चाहता हूँ कि जो इस वक्त जो पाकिस्तान को एक चीज़ बावर करवाने की ज़रूरत, वो ये है कि माहौलियाती तब्दीली जो है दुनिया भर में जो आ रही है, उसकी बुनियादी मुहर्रिकात और असबाब जो हैं, वो तो जो मगरबी ममालिक ने, उनकी जो तरक्की का मॉडल रहा है पिछली एक सदी से, और जितनी ज़्यादा उन्होंने माहौलियात को नुकसान पहुंचाया है, असर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान जैसे मुल्कों पर हो रहा है।
इसके ऊपर यहाँ भी बड़ी डिबेट हो रही है कि ये $30 बिलियन का ऐलान किया यूएस गवर्नमेंट ने, ये तो बहुत कम है। अगर आप देखें तो अरबों डॉलर का नुकसान जो तखमीना, जो इब्तदाई तखमीना है नुकसान का, वो 8 से 10 अरब डॉलर का है। और जो हमारी सूरत हाल है इस वक्त अभी जो सबसे सरे फहरिस्त एक हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो हमारे कर्जे हैं, जो उनकी अदायगी है, उनको अब रीशेड्यूल करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान मुतमिल नहीं हो सकता कि वो सैलाब के बाद लोगों की बहाली के साथ साथ वो अरबों डॉलर के कर्जे और उन पर जो सूद है वो वापस करे। तो इसका कुछ सोचना होगा, इसमें आलमी बिरादरी जो है उसका बहुत अहम रोल होगा। मेरा ख्याल है शायद चूंकि अभी रजा साहब, चूंकि अभी ये डील हो रही थी, अभी पैसे आने थे, तो शायद इस स्टेज पे हमने बात ना रखी हो, लेकिन लेटर स्टेज पे तो हमें ये बात करनी पड़ेगी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल करनी पड़ेगी। दुरुस्त। शहजाद साहब, ये नसरुल्लाह मलिक साहब ने एक बात की कि इस मामले को सियासत से बाला तर के होके होना चाहिए था। एक मीटिंग होती है पीएम हाउस में जिसमें सीएम पंजाब नहीं जाते, सीएम केपीके नहीं जाते, सीएम गिलगित बल्तिस्तान नहीं जाते, वो पार्टीज़ को बुलाते हैं, वो कहते हैं जी सिर्फ इत्तेहादी जमातें हैं। वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की हम सुनते हैं कि सबको बुलाया जाएगा, लेकिन वो भी डिस्कनेक्ट रखते हैं। ये क्यों नहीं हो पाती इन नेशनल इश्यूज़ के ऊपर भी कम से कम कंसेंसस बिल्ड होना? और क्या इस मामले के अंदर भी जो रिजिडिटी है वो थोड़ा सा नज़र आती है टुवर्ड्स पीटीआई के जी अगर वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर को या केपीके के चीफ मिनिस्टर को या जीबी के चीफ मिनिस्टर को ना रोकते तो ज़्यादा अच्छा होता? देखिए, बात यह है कि ये सियासी नापुख्तगी है। असल में सियासत का हमारे यहाँ मतलब क्या लिया जाता है? जब मैं पहले भी कह रहा था, सियासत का मतलब है ताकत का हसूल। मैंने किसी को ज़ेर करना है, चाहे जिस तरीके से भी करूं, और मैंने खुद कुर्सी अपने हाथ में लेनी है। ये है सियासत की डेफिनेशन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। मेरी नज़र के अंदर, और मैं मुझसे बड़े समझदार ज़्यादा लोग बैठे हैं यहाँ पर जो इन चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं मुझसे, सियासत है हुकूमत साजी और मुआशरा साजी और मुआशरे के मामलात और रियासत के मामलात को आगे लेके चलना। सियासत ये नहीं है कि हम ताकत का हसूल सिर्फ करें, वो तो एक हिस्सा है छोटा सा। उसके बाद जो 5 साल का काम है वो सियासत है। और उन 5 सालों में काम क्या करने हैं? इस वक्त आपके 5 साल तो है नहीं, आपके पास साल पड़ा हुआ है। इस साल में 2-3 बहुत बड़े बड़े मसले आ गए आपके ऊपर। आपने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, बड़ा अच्छा किया, उसमें हमारे फैमिली फ्रेंडली कंट्रीज़ का बहुत बड़ा हाथ था। आपने अच्छे तरीके से बात की, आपको उनसे मदद मिली, IMF से मदद मिली, आपकी डिफ़ॉल्ट बच गई। उसके फ़ौरन बाद सैलाब आ गए। अब सैलाब की तबाहकारियों से बचा के और फिर उसके बाद रीबिल्डिंग और रिकन्स्ट्रक्शन का जो फेज़ है, चाहे जैसा भी हो, ये 10 साल लगें, 12 साल लगें इसको रिकवर करते हुए, लेकिन इसका काम इसी साल में शुरू होगा। फिर उसके लिए आपको वसाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप मिल के जब अपने तमाम के तमाम जो आपके इस वक्त आपके मुल्क में जो वसाइल हैं, प्लस जो आपको बाहर से मिल रहे हैं, आप उनको किस तरीके से उनको साइकिल इन करते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये सियासत है। ये सियासत है। सियासत ये नहीं है कि इमरान खान का जलसा आज उधर हो गया, मरियम बीबी आज वहाँ फलानी जगह चली गई। वो बहुत छोटे छोटे और ज़िमनी किस्म के स्टेप्स हैं जो कि ये जिसको हम सियासत समझते हैं। लेकिन ये ज़िमनी स्टेप तो हावी हो गए ना शहजाद साहब। ये ज़िमनी स्टेप जो है वो इतने ऊपर आ गए कि बाकी जो असल मामला है वो कहीं पीछे चला गया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर हम लोग, मैं आप, हम सब लोग, नसरुल्लाह मलिक साहब, हम सब ये समझाएं और बात करें बार बार कि सियासत ये नहीं है कि जलसा किसका बड़ा था और किसने किसको ज़ेर किया और क्या कमाल उसने गुफ्तगू की, स्लोगनेरिंग की और कहाँ पे किसके लोग ज़्यादा थे। नहीं, सियासत ये है कि ये जो हुकूमत है और यह जो हुकूमत और अपोजिशन और जहाँ जहाँ पे जो सूबाई हुकूमतें हैं और ज़ेली हुकूमतें हैं, ये किस तरह से अपने जो उनके कार्य सरकार हैं उसको कितनी खुश असलूबी से अंजाम देती हैं, जो वसाइल हैं उनका किस तरह बेहतरीन इस्तेमाल करती हैं और किस तरह से लोगों को उसका जल्द से जल्द फ़ायदा पहुँचाया जाता है। हम असल में सैलाब को अलहदा कर देते हैं सियासत से। हम जो रियासत और सियासत के मामलात हैं उनको हम आपस में हम अलग-अलग कर देते हैं। ये अलहदा होने वाली चीज़ें नहीं है, यही सियासत है, यही काम है। इसी के लिए हम हम ताकत हासिल करना चाहते हैं ताकि हम पहुँचेंगे, ताकत आएगी हमारे हाथ में, मैं कुर्सी पे बैठूंगा तो उसके बाद मैं ये सब कुछ कर पाऊंगा, मैं लोगों की खिदमत करूंगा, मैं रियासत को मजबूत करूंगा। सही बात। तो अगर हम ये डिफ्रेंशिएशन समझ जाएं और समझाएं लोगों को कि आपको सियासत को ऐसा नहीं समझना जो कि आप देख रहे हैं, जो आपको नजर आ रही है, बल्कि सियासत ये है कि ये काम किस तरह के हो रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है लोगों का
नजरिया भी बदलेगा उस चीज के बारे में। ये बेग साहब, ये चौधरी परवेज इलाही साहब बड़ी मतलब रिकंसिलिएशन की पॉलिसी, हर एक से मिलना जुलना सब कुछ होता था, ये इन्हें हुआ क्या, ये इतनी एक्सट्रीम पे चले गए हैं कि जी उधर भी नहीं जाते हैं। फिर वो जो पर्चे वर्चे वाला मामला, मतलब ये सियासत का स्टाइल तो कभी चौधरी बिरादरान का नहीं था, और परवेज इलाही साहब से ये कोई तवक्को कर सकता था कि इस तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बेसिकली कुछ लोग जिंदगी में एक्सपोज नहीं हो पाते, लेकिन अल्लाह ताला का एक कानून है, एक निज़ाम है, वो आपको एक्सपोज कर देता है। चौधरी साहब एक्सपोज हुए हैं, ये काउंसलर लेवल के पॉलिटिशियंस हैं, बस एक्सपोज नहीं हुए थे, हो गए। अब वो खान की नौकरी और चाकरी कर रहे हैं और उसी की सोच को आगे लेके चल रहे हैं। हालांकि इनको चाहिए था कि ये उसको समझाते, और अब वो खैर मुश्किल काम था चौधरी साहबान के लिए। 8 या 10 सीटों पे आप चीफ मिनिस्टर बन जाएं तो फिर आप आगे से बात तो नहीं कर पाएंगे। वो इनके बारे में क्या कहता था, ये उसके बारे में क्या कहते थे, वो कतई नजर है। लेकिन इस इश्यूज के जो नेशनल इश्यूज हैं उसके ऊपर एक सूबा जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वो इस तरह एक्ट नहीं कर सकता फेडरल गवर्नमेंट के साथ जिस तरह ये कर रहे हैं। और आप देखिएगा, मैं आपको लिख के देता हूं, फ्यूचर आने दीजिए, इनका इंजाम भी आपको पता चल जाएगा। ये आज भी चाहें तो इनकी गवर्नमेंट गिर सकती है पंजाब में, लेकिन मैं समझता हूं कि कंट्री को स्टेबलाइज कीजिए, हालात मुल्क के माशी हालात और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना थोड़ा वक्त की जरूरत है। अदरवाइज पंजाब जिस तरह एक्ट कर रहा है, ये तो शुक्र कीजिए कि वहां की ब्यूरोक्रेसी ने IMF को लेटर नहीं लिखने दिया, जिसके ऊपर खान साहब बहुत सीख पाए और चौधरी परवेज इलाही भी सीख पाए, और वहां के फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उन्होंने भी थोड़ा सा हिस्सा डाला कि ये लेटर नहीं जाना चाहिए, ये रियासत के खिलाफ, अवाम के खिलाफ होगा। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, अदरवाइज ये शख्स जिस तरह खत KPK से आया वैसे ही खत पंजाब से आना था, लेकिन ब्यूरोक्रेसी रुकावट बन गई उसमें। जी बिल्कुल बन गई, और उन्होंने लेटर नहीं लिखने दिया। और मैं ये समझता हूं कि वो लेटर KPK से तो जिस तरीके से आ गया, पंजाब के फिर जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने कहा कि जी हम नहीं ये साइन करेंगे और ना ये जाएगा। देखिए कुछ लोग पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है कि सब लोग इस तरीके से सोचते हैं। मुहिब वतन लोग हैं जिनको इस मुल्क का दर्द है, क्योंकि ये मुल्क है तो हम सब हैं और हमारी ये शनाख्त है। अगर आप इसी तरीके से एक्ट करते रहे, और जिस स्टेज पे खान साहब इस मुल्क को लेके चले गए थे, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। ये मुल्क वैसे फतह नहीं किया जा सकता, मिलिटरीली इसको फतह करना नामुमकिन है अल्लाह के फजल से। इसको आप इकोनॉमी, मईशत और इस लिहाज से आप ऐसा कर देंगे कि आप इसको फतह कर लेंगे, पैसे नहीं है तो खत्म। तो ये जो सारा काम था फाइनेंशियल हिटमैन की तरह का, ये इसी बेस पे था कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली डुबो दिया जाए, और वो काफी हद तक इमरान खान साहब उसमें कामयाब थे। और वो जो बार बार श्रीलंका श्रीलंका कहते हैं, श्रीलंका और चीज है, पाकिस्तान और चीज है। तो अल्लाह ने बचाया। और मैं ये समझता हूं कि ये जो पॉलिटिकल लोग इस तरीके की सोच रखते हैं और खान के एजेंडे पे हैं, ये इंशाल्लाह एक्सपोज होंगे आने वाले दिनों में। और पब्लिक को चाहिए, पब्लिक को खुद सोचना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो पब्लिक सोचती ही नहीं है। क्या करें, पब्लिक सेंटिमेंट तो है, खान साहब जो है वो उसको वो बताते हैं, देखें कितने पॉपुलर हैं, बड़े जलसे करते हैं, आवाज़ लगाते हैं, वो एक टेलीथॉन करते हैं, वो कहते हैं जी देखें मेरी फॉलोइंग है, लोग पैसे देते हैं। तो ये मामला है बिल्कुल। अब वो भी हकीकत खुल जाएगी जी। अच्छा, थोड़े दिन रुक जाए। अच्छा, वो भी आपको पता चलेगा कितने पैसे आए और कितने नहीं आए। अच्छा चले, इसमें कोई गड़बड़ है बेग साहब? डेफिनेटली ये सब झूठ और प्रोपेगेंडा है जी। इतने, अगर आप इतने ही पॉपुलर और इतने अरब आप इकट्ठे कर सकते हैं, तो भाई आप फिर ये IMF के पास ना जाते, आप इस मुल्क की इकोनॉमी सीधी कर देते, आपको डॉलर का इश्यू ना होता। आप तो कहते थे 200 अरब आएगा और मुंह पे मारेंगे IMF के। सब झूठ है। आज दिन तक इन दोनों बैंकों में 5.5 लाख रुपए आए हैं, तो वो बाकी की रकम कब आएगी? जिन लोगों ने प्लेजेस किए, जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े ऐलान किए। ठीक है, मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये ब्रेक पे जाने से कबल पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे थे बेग साहब, तो ये पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, अब पंजाब में और हुकूमत है, विफाक में और हुकूमत है, KPK में भी अपोनेंट हुकूमत है, ये जो एक खिचड़ी पकी हुई है, इसमें कितना मुश्किल है विफाकी हुकूमत के लिए काम करना, और फिर सूबाई हुकूमत के लिए कितना मुश्किल है? अच्छा, हम सब वफाक की तो बात की बात है, लेकिन हम पंजाब गवर्नमेंट की बात करें। पंजाब में इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब की सारी ब्यूरोक्रेसी
वो इस वक्त आपको वो काम नहीं करना चाहती है। इतनी मुदाखलत है पंजाब के मामलात के अंदर, और अफसरान के यहाँ इतने मामलात में मुदाखलत की जा रही है कि पंजाब के अफसरान छुट्टियां मांग रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उन्हें छुट्टी मिल जाए और उन्हें काम ना करना पड़े। उसकी वजह ये है कि बाज ऐसे फैसले किए जा रहे हैं, बाज ऐसी सियासी मुदाखलत की जा रही है जो ब्यूरोक्रेसी के लिए काबिल कबूल नहीं है। शौकत तरीन साहब वाले खत की मिसाल ले लीजिए, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने इनकार कर दिया था, यानी जो ये खत लिखना चाह रहे थे उस पर उन्होंने इनकार किया। फिर उसके बाद से जो सूरत हाल है, जिस तरीके से अफसरान को जो है तबादले उनके किए जा रहे हैं, आप देखें चीफ सेक्रेटरी पंजाब माजूद करना चाहते हैं, वो आपके साथ काम नहीं करना चाहते, लेकिन आप फिर उनको राजी करके उनको पंजाब में रोका हुआ है। कई कमिश्नर छुट्टियां मांग रहे हैं कि हमें आपके साथ काम नहीं करना। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब पंजाब को अपने तौर पर चलाना चाहते हैं, परवेज लाई साहब अपने तौर पर चलाना चाहते हैं, और उसके साथ साथ जो पीटीआई के डाई हार्ड किस्म के जो एक जियाले किस्म के वज़रा है वो अपने तौर पे चलाना चाहते हैं। फिर पीटीआई के साथ जो सियासी इत्तेहादी हैं वो अपने तौर पे पंजाब को चलाना चाहते हैं। जो पीटीआई में शामिल हुए दीगर सियासी जमातों से आए हुए सीनियर लीडर्स हैं वो किसी और तरीके से पंजाब को चलाना चाहते हैं। तो पंजाब का इट्स चलाना मुश्किल हो गया इस वक्त पीटीआई के लिए। ठीक, वो जाहिर सी बात है, जब इतनी खींचातानी होगी तो मामला चलेगा कैसे। अब रज़ा रूमी साहब, ये इमरान खान साहब के ये जो अदालती मामलात हैं, जब किसी एक फरीक को रिलैक्सेशन मिलती है तो वो कहते हैं जी ये बड़े प्यारे और लाडले हैं, जब किसी और को मिलता है तो वो कहते हैं वो बड़े प्यारे और लाडले हैं। और थोड़े से हमें असरात भी नज़र आते हैं अदलिया के ऊपर, जिस दबाव की बात कर रहे थे बेग साहब अपने पहले सवाल के जवाब में। तो ये मामला क्या है? यानी अब इमरान खान साहब की जो समातें चल रही हैं तो नून लीग कहती है जी इनको जो है वो चूँकि ये लाडले हैं तो लिहाजा इनको सहूलतें ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे। जी हाफिज भाई, ये बताइए क्या रियायतें मिल नहीं रही? अगर आप माजी करीब को देख लीजिए, वैसे तो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख अटी पड़ी है इस तरह के दोहरे मयारों से, लेकिन अगर आप माजी करीब में देख लें तो जो अदालती रवैया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ या उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, वो वाला रवैया अदालत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। ये इसमें आपको एविडेंस पे बात करनी चाहिए, और ये तो नहीं हम कह सकते हैं जी कि दोनों ही बुरे हैं, दोनों ही शोर मचाते हैं। ये तो इधर उधर की सेंट्रिज्म हो जाता है, नाइदर हेयर नॉर देयर। लेकिन रजा भाई, जब वहां नून लीग को लाहौर हाई कोर्ट से रिलैक्सेशन, जी 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 प्लीज प्लीज। मैं बात जी, पाकिस्तान के एक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को तौहीन अदालत में सजा देकर वजीर आजम के ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया। और किस वजह से तौहीन हुई कि उनको वो कहा जा रहा था वो काम जो वो आइन के मुताबिक नहीं कर सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंसिस्ट कर रही थी, वो हो गया। उसके बाद एक दूसरे वजीर आजम को, नवाज शरीफ को, जो है एक मामूली सी तकनीकी वजह की बिना के ऊपर ताहयात नाअहल कर दिया गया। ना सिर्फ उनको किया गया, उनके कई पार्टी के जो रहनुमा थे, निहाल हाशमी और दानियाल अजीज और तलाल चौधरी, उनको भी कंटेम्प्ट में नाअहल कर दिया गया। यहाँ पर उसके बरक्स इमरान खान साहब, चाहे वो मजिस्ट्रेट कहें या जज कहें, वो अपने जलसों में खुला धमकियां दें और इस तरह की तौहीन आमेज गुफ्तगू करें। और जो सुपीरियर कोर्ट्स है वो अपने बारे में तो बड़े सेंसिटिव होते हैं कि कोई उनको कुछ कह दे तो वो कहते जी हम सोशल मीडिया देखते हैं, हमारे बारे में ये ना कहा जाए। तो मातहत अदलिया जो है वो क्या कम है, वो किसी कास्ट सिस्टम में आती है। तो यहाँ पे मैं माजरत के साथ कहूंगा कि अदालत का रवैया फिलहाल बहुत से और केसेस में वो यकसा नहीं है। और मैं ये कतई मुतालबा नहीं कर रहा कि इमरान खान साहब को कोई सजा मिले या इमरान खान साहब को जो है नाअहल कर दें। मैं तो ये समझता हूँ ये गलत पॉलिसी थी पहले और अब भी गलत होगी, लेकिन उसको करेक्ट तो करे ना सुप्रीम कोर्ट। एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए कि अदालत जो है वो इंसाफ की देवी की आंखों पे पट्टी है, वो किसी को एक आंख से और दूसरे को दूसरी आंख से नहीं देखती। तो ये तो बात वाजे है हाफिज भाई। नहीं शहजाद साहब, ये अब जिस तरफ रजा भाई इशारा कर रहे हैं वही आर्गूमेंट दे रहे हैं नून लीग के, जी तलाल चौधरी को सज़ा दे दी, दानियाल अजीज़ को दे दी, निहाल हाशमी को दे दी, खान साहब के लिए को खुसूसी मराहत हैं, इनको ज़रा सहूलत मिल जाती है। हाँ, ये दुनिया का असूल भी है, दुनिया का तरीका भी है कि कुछ लोगों को खुसूसी मराहत मिला करती हैं।
ये मिल जाती हैं, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये हम सबका, ये ज़िंदगी के अंदर ये कहीं ना कहीं पे रहा है हमारा, कि हम अपने सफ़र में तो सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को खुसूसी मुराद मिलती है। अभी क्यों मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं, हर ये कोई इंसान कोई खोज लगा नहीं पाता। हम खामखा ज़ाहिरी बातों पे चलते रहते हैं कि ये इस तरह है, ऐसा है, वैसा है। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान एक सॉफ्ट कॉर्नर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम के अंदर रखते हैं, सिवाय उन लोगों के जो कि वाज़े तौर पर उनको किसी भी वजह से नापसंद करते हैं या वो सियासी तौर पर उनके मुखालिफ हैं। मेरा ख्याल है कि ज़ाती तौर पर उनका कम ही लोग उनके खिलाफ होंगे, ज़्यादा आम उसके अंदर आपको सियासी एक झलक ज़रूर नज़र आएगी जो लोग उनसे इख्तलाफ करते हैं। पर्सनली वो एक लाइकेबल आदमी नज़र आता है। मैं उसकी आदात व अतवार की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी जो उसका ज़ाहिरी शक्ल है, जिस तरीके से उसको फॉलो किया गया, आइडियलाइज़ किया गया, एक आइकॉन है, उसको फॉलो किया है। बाहर सूरत ये एक टच करता है हर इंसान को, और मैं खुद भी ज़ाती तौर पर हैरान होता हूँ कई मरतबा कि हम जो बिल्कुल सामने चीज़ नज़र आ रही है कि खराबी है एक इंसान के अंदर, कैसा है, ये है वो, लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं कि कोई अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि लोग चले जाते हैं। अब ये कब तक रस्सी दराज रहती है, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को पता होता है, लेकिन ये मुझे मालूम है कि अगर आप नीयतन ख़राब हैं तो आपकी रस्सी खींच ली जाती है और वो आप बच नहीं सकते किसी भी इस तरह के अंजाम से। लेकिन इस सेंटिमेंट की वजह से भी मेरा ख्याल है कि एक एलिमेंट ऑफ सपोर्ट या एक एलिमेंट जिसे कहते हैं ना, कि वो दूसरा चंद लोग दूसरे ऑपोजिट साइड के होते हैं कि यार उनका हर कदम ही उल्टा पड़ता है। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब जब इस मसले में फंसे, पनामा के मसले के अंदर, और जब वो इनका एवन फील्ड का जो आया मसला सामने आया, तो मैं उन चंद लोगों में से था जिसने कहा था कि ये पाकिस्तानी अवाम खूब लोग हैं। मियाँ साहब, मैंने लिखा इसके बारे में, बोला भी बहुत मरतबा, आप जाएं, आप बोले कि यार ये 1992-93 की बात है, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं आपसे, इंशाल्लाह आइंदा कभी नहीं होगा। सही। आप कह के तो देखें, ये चीज आप कह के देखें, यही लोग आपके सामने, यही लोग झुक जाएंगे पाकिस्तानी अवाम। ओ जी क्या बात है जी, कितना बड़ा आदमी है जी, हमसे देखो माफी साहब। हाँ, क्योंकि हम अड़ जाते हैं अपनी चीजों के ऊपर, अड़ जाते हैं ये सोचते हुए कि मेरे पास असल में स्पेस कितनी है, क्या मैं उस लेवल का आदमी हूं जाओ कि जिसको हम इमरान खान साहब आज कहते हैं कि यार ये हर तरफ से बच के निकलता जा रहा है, या मैं ये हूं कि मैं कहीं पकड़ा जाऊंगा तो फंस जाऊंगा। तो फिर आपको उस स्पेस के अंदर रह के काम करना पड़ता है। आप कहते हैं यार मुझे एक तरीका, किसी और तरीके से इस चीज को डील करना। तो हमारे यहाँ ये गलती आमतौर पर, जैसे भुट्टो साहब है, फांसी हो गई, आज भी भुट्टो जिंदा है, किस लिए मैं ये किसी भी तंजिया तौर पे बात नहीं कर रहा, यकीनी तौर पर भुट्टो की सियासत, भुट्टो की शख्सियत, भुट्टो की हकीकत आज भी हमारी सियासत के अंदर एक हकीकत के तौर पे एग्जिस्ट करती है। तो ये लोगों को लोग लेके अपने साथ चलते हैं, हमें उसका एहतराम भी साथ ही साथ करना चाहिए। और ये भी याद रखें कि जब उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, जब फैसले आते हैं एक कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। ये जज हैं, ये इसी पाकिस्तान में रहते हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये इन्हीं सैलाबों के अंदर से गुजरते हैं, इन्हीं मामलात में से। तो ये कहना कि ये बिल्कुल ऐसा कोई आसमान से उतरा हुआ आदमी है जिसके नाक और कान बंद है और आंखें बंद, ऐसा नहीं, ब्लाइंड नहीं है, ये हर चीज को, एहसास को साथ लेके चलता है और उसके मुताबिक अपने फैसले करता है। ये भी एक हकीकत है जिसको क्या मैं कभी छोड़ नहीं। जी बेग साहब, आपने बड़े करीब से चूंकि खान साहब को जानते हैं, खान साहब का मिजाज नहीं है कि रोज़ाना अदालतों में जाएं, इधर उधर से धक्के भी आ रहे हों, फिर सवालात का भी सामना करना पड़ रहा हो, कोई कहे जी आपकी बेगम साहिबा ने फलां से हार ले लिया, कोई कहे जी फलां चीज़ कैसी हुई, फलां चीज़ कैसी हुई। ये क्या गुजरती होगी इमरान खान साहब पे जब ये सारा मंजरनामा होता होगा? देखें हाफिज साहब, मकाफात अमल है लोगों के बारे में, जो इन्होंने सोचा और जो किया, आज उसी प्रोसेस से गुजरे। मैं बल्कि वो इनकी आज कोर्ट में पेशी वही जज थे जहां मैं पेश हुआ कर रहा था। मेरे पे भी दहशतगर्दी की दफात लगाए, उसी थाने में इन पे भी दहशतगर्दी का पर्चा हुआ जहां मेरे पे इन्होंने करवाया। तो नेचुरली दुख तो होता है इस प्रोसेस में जाना, कोर्ट में जाना, ये कोई इजी काम नहीं है। फिर आप पे जब इस किस्म की दफात लगती हैं, तो मैं भी उसी प्रोसेस में गुजरा, अल्लाह ताला ने इसको भी गुजारा। मैं तो कह के जब हैंडकफ लगा था तो मैंने कहा था ये इसी हवालात में आएगा और इसी जेल में जाएगा, तो अनकरीब चला जाएगा। मकसद ये है कि आप यू आर नॉट अबव द लॉ, आप मजाक उड़ाते हैं। आज भी वो मजाक उड़ा रहा था, हीरे सस्ते होते हैं, हीरे सस्ते होते हैं। खुदा के बंदे, आपकी वाइफ ने तो
छोटी छोटी चीजें तोशा खाना से ले ली, जिनको बयान करने पे 30 रुपए के मैट नहीं आपने छोड़े, आपने 600 रुपए का चोगा नहीं छोड़ा। आपकी हकीकत पता है, आप तो मांग तांग के सारी जिंदगी लोगों पे पैसों पे आपने जिंदगी गुजारी है। आप कहते हीरे सस्ते होते हैं, आपके हीरो की वजह से उस वक्त के DGISI चेंज हो गए, जिन्होंने बताया कि आपकी बेगम ने क्या लिया है। तो आप मजाक उड़ा रहे हैं, हंस के कह रहे हैं, मतलब आप चोर साबित हो रहे हैं। आपकी असलियत हकीकत लोगों को पता चलनी शुरू हुई। एक आपने कैमोफ्लाज बनाया हुआ था, वो जब आपको अल्लाह ताला ने इख्तिदार दिया, आपकी सारी चीजें आया हो गई और आप आज तंजिया लोगों को कहते हैं। आपने जो कुछ लिया लोगों से वो बयान मैं करना शुरू करूं और इंशाअल्लाह ताला आएगा, ऐसा नहीं है। वो पर्दा हट रहा है। आपकी हकीकत, आपकी करप्शन, आप लोगों की बच्चियों के, उनकी खवातीन के नाम लेके बुलाते थे, आज आपकी घर की खवातीन के नाम आ रहे हैं ना जी मार्केट में। वो आज भी मुझे किसी ने कहा कि जी पंजाब में कोई काम कराना हो तो वो गोगी दुबई में बैठी है, वहां पब्लिक जा रही है और काम करवा रही है। तो मकसद है, जब आपके घर में करप्शन का अरबों रुपया आ रहा था, आपको नहीं पता था। आज आप तंदिया कह रहे हैं हीरे तो बहुत सस्ते होते हैं। आप क्या आसमान से उतरे हैं भाई साहब? आप तो खराद के पैसे खा जाते हैं, आप ज़कात के पैसे खा गए, आप हॉस्पिटल की चैरिटी खा गए, और क्या आप तंज कर रहे हैं आगे से? वो तो आपको तो शर्म आनी चाहिए कि लोगों ने आप पे एतबार किया, लोगों ने आपको पूजा, लोगों ने आपको सर पे बिठाया, आपने उनको धोखा दिया, आपने इस मुल्क को, इस अवाम को, इस रियासत को धोखा दिया। आपका तो डबल क्राइम है। वो सवालात टालने के लिए बेग साहब किया होगा। ठीक है, मैं यहाँ एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नसरुल्लाह मलिक साहब, शहजाद चौधरी साहब, मोहसिन बेग साहब और रज़ा रूमी साहब मेरे मेहमान हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये तो एक तरफ वो है कि जी जिस तरह तोशा खाना कहा गया, लोगों ने उस तरह से उसको कबूल नहीं किया, कोई और चीज़ें आती हैं, खान साहब के ऊपर एलिगेशन आते हैं। ये क्या वजह है कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है उस पर उतना असर नहीं पड़ता जितना शायद अगर ये इतने इल्ज़ाम संगीन नवाज शरीफ पे या पीपल्स पार्टी के किसी लीडरशिप पे होती तो वो तो बिल्कुल क्रैश हो जाते मासेस के अंदर। हम सब एक तो मैं इस फलसफे पे बिलीव नहीं करता। बेग साहब मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को बड़े करीब से देखा है, बनते और बिगड़ते भी देखा है। यानी ये कहना कि खान साहब को मलिक साहब आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। यही सवाल अगर रजा भाई आपके सामने रख दूं कि क्या है ये कोई मामला? देखिए, बात यह है कि उनकी कोई शुबा नहीं है कि उनकी मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ है और उनकी मकबूलियत में इजाफा जो है उसमें 2-3 बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह जो है वो ये है कि उन्होंने कोई ऐसा पॉपुलिस्ट अवामी कार्ड है वो जो उसका इस्तेमाल ना किया हो। अमरीकी साजिश और एंटी अमेरिकनिज्म से लेकर इस्लामी टच से लेकर वो जो गैरत और गुलामी नामंजूर, सारी ऐसी बातें जो मार्केट में बिकती हैं उनका जमा करके उन्होंने तो आप देखिए ना कि रोजाना वो एक तकरीर करते हैं। 10 अप्रैल से, बल्कि अप्रैल से पहले मार्च में शुरू हो गए थे, कोई अभी तक 130-140 तकरीर वो कर चुके हैं। दूसरी उनकी बड़ी मुनज़्ज़म सोशल मीडिया कैंपेन है जो कि बाकी सियासतदान, बाकी पार्टियां को मीलों कोसों पीछे हैं उनसे। और तीसरी सबसे अहम बात, और वो साफ बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान की ये सियासत का असूल और दस्तूर रहा है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो होता है वो पजीराई पाता है। खान साहब ने न्यूट्रल्स के बारे में जो बातें कही हैं और जिस तरह से उन्होंने आड़े हाथों लिया, अभी भी पीछे नहीं आते। आज भी उन्होंने कहा मैं खतरनाक हूँ, और पहले तो वो कहते थे मैं खतरनाक हो जाऊंगा, अब वो कह रहे मैं खतरनाक हो गया हूँ। तो आपको पता है लोगों को ऐसी बातें पसंद आती हैं। ये एक हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। पंजाब में खुसूसन एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो वेव है वो पहले नवाज शरीफ उसका इस्तेमाल करते रहे, उससे पहले भुट्टो करते रहे, अब इमरान खान कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सारी चीजें जो, क्या उनकी मकबूलियत उनको केसों से बरी करने का बायस बनेगी? कतन नहीं। ये एक गलत तासुर जो फैलाया जा रहा है कि जी उनकी बड़ी फॉलोइंग है, वो बड़े मकबूल हैं, इसलिए कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता, ये दो अलग बातें हैं। जी शहजाद साहब, मैं चूंकि प्रोग्राम कंक्लूड करना है तो शॉर्टली ये जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाली बात रजा रूमी साहब ने की,
हमारे यहाँ एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया प्रो इस्टेब्लिशमेंट होने के लिए ज़्यादा ज़ोर शोर से बयान किया जाता है। इस पे अगर आपकी राय शॉर्टली सर। हाँ बिल्कुल, उसमें मैं ये बोलूँगा कि ये असल में इस सियासत की जो सही रूह है उसकी मौत है, क्योंकि इतना आसान ये डिस्ट्रैक्शन है, इतनी आसान डिस्ट्रैक्शन है जिसको हमारी हर सियासी जमात जो कि कोई फिक्र अपनी नहीं रखती वो इस्तेमाल करती है। भुट्टो का एक नजरिया था, उसने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया, उसके बाद से आज तक कोई शक नहीं कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व रही पॉलिटिक्स के अंदर और उसकी वजह से वो एक प्लेयर बन गई और एक हेटेड प्लेयर बन गई। लेकिन अब जो लोग हैं, अब उनमें वो फिक्र अपनी चूंकि अपनी एग्जिस्ट नहीं लेगा, उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, कोई सियासी सोच नहीं है, तो बहुत आसान है कि एक डिस्ट्रैक्टिव किस्म की तकरीर की जाए जिसमें कुछ गालियां दी जाएं ताकतवर लोगों को, उससे आप हीरो बन जाते हैं। हमारे हीरो वो कौन है, वो नूरी नत और मौला जट। जिस कौम के हीरो नूरी नत और मौला जट हों वहां यही कुछ हुआ करता है। बेग साहब, ये मौला जट का रोल खान साहब को कहां ले जाएगा? थोड़े दिन रुक जाएं, आपको पता चल जाएगा ये कहां जाएंगे। देखें, एक हकीकत है, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में बहुत पावरफुल है और होनी चाहिए। उन्होंने ही इस मुल्क को बचाना है। मैं उससे इख्तलाफ करूं, मैं उससे उनका हामी हूं, कतई नजर पॉलिटिक्स में उनका रोल रहा है वो जायज है, क्योंकि ये जिस किस्म की पॉलिटिक्स हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, मैं इस हक में हूं कि इनको, लेकिन खुदा का वास्ता है जरा इनकी शक्लें देखें, इनके बयानात देखें, इनका करैक्टर देखें, फिर ये फौज पे कैसे तनकीद करते हैं और सारे फौज की गुलामी करते हैं। और ये जो खान साहब आज तक फौज के खिलाफ हुए, पहले मिन्नतें कर रहे थे, उधर से जवाब आ गया तो अब खिलाफ हो गए। आप भाई माजी में कैसे उनके साथ अटैच हुए और कैसे इक्तदार में आए, और इक्तदार जो था वो 3.5 साल किसने चलाया आपका? आपको अपोजिशन सिलेक्टेड क्यों कहती थी, उसकी वजूहात थी। तो ये बयान करना कि मैं फौज के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान देके आप यहां हुकूमत कर लेंगे, करके दिखाइए। नहीं हो सकता और कहीं नहीं हो सकता, अमेरिका में नहीं हो सकता। ये सब फजूल बातें। आप चोर थे, चोर साबित हुए, आप इन्हीं के मरून मिन्नत थे, आगे भी आप इन्हीं के मरून मिन्नत हो गए। आप उनको डराना चाहते हैं, आप उनसे लड़ना चाहते हैं जिनकी बचपन से लड़ने की ट्रेनिंग मिली हुई है। आप कैसे लड़ेंगे उनसे? तो शायद लड़ना ना चाहते हो, वो कुछ और आइडिया हो। रजा भाई, लास्ट सेंटेंस, ये मौला जट की सुपर हिट फिल्म भी एक अरसे के बाद सिनेमा स्क्रीन से उतरती है, तो ये जो फिल्म सियासी है ये कितने अरसे तक स्क्रीन पे रहेगी? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से ये तो अभी चलेगी फिल्म, और ये फिल्म इसलिए चलेगी क्योंकि पाकिस्तान की जो अहम इदारे हैं, पाकिस्तान की सोसाइटी है, वो इस वक्त तकसीम शुदा है, और उसके अंदर जो है इमरान खान साहब की, जैसे आपने खुद का, मकबूलियत का एक बहुत बड़ा अंसर है और उनको पसंद करने वाले हर जगह पर बैठे हुए हैं, और जब तक वो किसी एक नतीजे पे नहीं आते उस वक्त तक ये फिल्म बिल्कुल चलती रहेगी। मौला जट सुपरहिट साबित होगी। वैसे खान साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी नतीजे पे पहुंचा दे जो नतीजे पे नहीं भी पहुंचना चाह रहे। रजा रूमी साहब, मोहसिन बेग साहब, शहजाद चौधरी साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।